हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 31। आज का विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और हम इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब और कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर हम आज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हमारी आज की वर्कशीट जो है वो 15 सितंबर 2020 के लिए है, क्लास 10th के लिए। और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आज की वर्कशीट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है इसमें पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको ध्यान से इस पिक्चर को देखना है। इस पिक्चर में एक स्टैचू बनी हुई है, सभी लोग जो है उन्होंने हाथों में एक फ्लैग लिया हुआ है और कुछ चीजें जमीन पर आपने देखा है लोगों ने फेंका है। तो इस तरीके से लोग एक प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का और इस पिक्चर का इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस पार्ट में बहुत ही महत्व है। और ये जो आपको पिक्चर मेंशन की गई है, ये पिक्चर आपकी बुक में, आपके चैप्टर में भी मेंशन की गई है, तो आप वहां से भी इस पिक्चर को एक बार जरूर देखना। इस पिक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। और ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए, तो इसलिए आपको इस पिक्चर को जरूर ध्यान से देखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक, राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार। फ्रेडरिक सारियू कौन थे? फ्रेडरिक सारियू एक कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे? वो फ्रांस के कलाकार थे। तो वो किस प्रकार के कलाकार थे? वो एक चित्र निर्माण करने वाले कलाकार थे, आप कह सकते हो एक चित्रकार थे। तो फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार थे और अपनी इच्छाओं और अपनी विचारधाराओं को वो अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। तो फ्रेडरिक सारियू ने क्या विचार व्यक्त किए हैं देखते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अर्थात आप कह सकते हो कि फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार, एक कलाकार थे और उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी कि 4 चित्र उन्होंने बनाए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे इस आंदोलन में। इनमें अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कि उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। वो जो चित्र थे वो लोगों को ये बताते थे एक जनतांत्रिक और एक सामाजिक गणतंत्र राज्य। जनतांत्रिक या सामाजिक गणतंत्र राज्य का अर्थ क्या होता है? जनतांत्रिक यानी जनता का तंत्र, जनतंत्र यानी कि जनता की सत्ता, और सामाजिक मतलब जिसमें समाज का भला सोचा जाए। समाज का अर्थ ही होता है जिसमें सबके बारे में सोचा जाए। समाज किससे बनता है? सबसे मिलकर बनता है। किसी एक इंसान को तो समाज नहीं बोलेंगे ना। समाज का अर्थ होता है सबसे मिलकर जो चीज बनती है वो समाज हो गई। तो सामाजिक अर्थ का मतलब होता है, यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक गणतंत्र। ठीक है, यानी कि गण मतलब भी लोग होते हैं, गण का मतलब भी लोग होता है, गणतंत्र का मतलब भी जनतंत्र और गणतंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं मीनिंग इनका सिनोनिम होता है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि वो किस प्रकार के समाज की कल्पना करते थे। वो एक सामाजिक गणतंत्र या जनतंत्र की कल्पना करते थे और उन्होंने इसी कल्पना को अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया था। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एवं लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि जो स्टैचू अभी हम बात कर रहे थे पिक्चर में, वो जो स्टैचू है उस स्टैचू का मतलब है स्वतंत्रता यानी कि आजादी। तो लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं उस चित्र में। और जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? वो सभी लोग हैं। उन्होंने क्या बोला? सभी लोगों की बात की है उसमें। सभी मतलब सभी उम्र, सभी उम्र का मतलब होता है छोटे बड़े बुजुर्ग सभी टाइप के लोग, ठीक है, हर उम्र के लोग। और उन्होंने सामाजिक, सभी सामाजिक वर्गों के लोगों की बात की है। सभी सामाजिक वर्ग का मतलब होता है सभी पुरुष, सभी स्त्री। इसका अर्थ हुआ कि सभी, सभी का मतलब सब आ गए, बच्चे बूढ़े औरत आदमी, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के लोग, सबकी बात की है उन्होंने कि सभी जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, सभी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और उसके बाद जनतंत्र स्थापित होता है। ये उन्होंने अपनी कल्पना से अपने विचारों को व्यक्त किया है। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। जो
प्रतिमा है उसके एक हाथ में मशाल है। उस मशाल का अर्थ है ज्ञानोदय, यानी कि ज्ञान, लोगों को अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होगा, तो ज्ञानोदय की मशाल है। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि इससे पहले जब राजतंत्र था, निरंकुशवाद था, तो वहां पर जनता को उनके अधिकार नहीं प्राप्त थे। अब वो जनता को क्या उनके लिए, जनता के लिए उनकी क्या विचार है कि जनता के पास अपने खुद के अधिकार होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वो स्वतंत्रता की जो मूर्त है, जो प्रतिमा है, उसके एक हाथ में घोषणा पत्र है, जो ये साबित करती है कि लोगों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसलिए एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। उन्होंने कहा प्रतिमा के सामने कुछ ध्वस्त अवशेष, मैंने आपको बोला ना कि लोगों के बीच में कुछ चीजें सामने बिखरी हुई पड़ी हुई है, उनको कहा जा रहा है ध्वस्त अवशेष। अवशेष मतलब होता है कोई चीज जब खत्म हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना जल गई या खत्म हो गई, तो जब कोई चीज खत्म होकर वेस्ट मटेरियल बन जाती है तो उसको अवशेष बोलते हैं। और ध्वस्त मतलब जो तबाह हो जाती है। ठीक है, तो क्या ध्वस्त हुआ है, मतलब वो जो चीजें आप नीचे कह सकते हो, जो कचरा नीचे पड़ा हुआ है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है राजतंत्र का, यानी कि राजतंत्र जो है उसका अंत हो चुका है। जमीन पर, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हैं। निरंकुश मतलब निरंकुशवाद जो वहां पर था, निरंकुशवाद मतलब वहां का राजतंत्र, जो वहां राजाओं की सत्ता थी, जो मनमाने ढंग से शासन करती थी और जनता का शोषण करती थी, तो उसका अंत हो चुका है। तो वो एग्जाम्पल किसके लिए है, वो किसको प्रिटेंड कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो जो ध्वस्त अवशेष है वो राजतंत्र का अंत दिखा रहे हैं। तो ये था फेडरिक सारियू के विचार। चलिए आगे देखते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता जनतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और बदलाव के कारण राजनीति का अंत हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ, और राजतंत्र का अंत होने के बाद जो प्रभुसत्ता थी, प्रभुसत्ता का अर्थ होता है जो सत्ता थी, वो किसके हाथ में आ गई? वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई, यानी हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर हो गई। किसके हाथ में? राजाओं के हाथ से जनता के हाथ में ट्रांसफर हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे, यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो ही राष्ट्र का गठन करेंगे और उनके द्वारा ही इसकी नीति तय होगी, यानी राजाओं का अब शासन नहीं होगा, राजाओं का शासन का अंत हो जाए। तो आगे कहते हैं 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ, और राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद जो उभरा फ्रांस में, उसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने उभर कर आई, और ये जो ताकत थी जिसने यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। आप कह सकते हो कि यहाँ की जो लोगों की भावनाएं थी उनमें भारी परिवर्तन आया, लोगों की सोच में परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, यानी बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य जो थे, उनके स्थान पर उनकी जगह किसने ले ली? अब राष्ट्रीय राज्य ने ले ली, यानी राष्ट्रीय राज्य का उदय हो गया, यानी जनता का शासन स्थापित हो गया और जनता का शासन सत्ता प्रारंभ हो गई। राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान थी। आप कह सकते हो कि जो सत्ता सामने आई उसमें जो भी लोग शासन करते थे वो क्या करते थे? वो जनता के भले के लिए काम करते थे और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? इसके कुछ मुख्य कारण थे। पहला, निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। और चौथा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो ये चार मुख्य कारण थे जिनके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? यह किस बात का प्रतीक है? और हमारा तीसरा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो ये हैं हमारे आज के चारों प्रश्न। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों के उत्तरों की। तो बच्चों, आज का हम अपना पहला प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ बताना है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। आपके अनुसार ये किस प्रकार स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 1789 यानी कि 1789 कि फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसके द्वारा फ्रांस में पहली बार जनतंत्र स्थापित हुआ तथा राजतंत्र का अंत हुआ। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जनतंत्र यानी जनता का तंत्र, यानी कि जनता की सत्ता, और राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा की सत्ता। तो राजा की सत्ता का अंत हो गया और किसका प्रारंभ हो गया? जनसत्ता का प्रारंभ हो गया। पहली बार राजतंत्र को समाप्त कर सत्ता फ्रांसीसी जनता के हाथों में सौंपी गई तथा देश को एकजुटता रूप में देखा गया। यानी कि देश की जो जनता थी वो सब एक हो गई, सब लोग मिलकर, सभी धर्म और जाति के लोग एक हो गए और उन्होंने राजतंत्र को समाप्त किया और अपनी जनतंत्र सत्ता को स्थापित किया। ये है हमारा प्रथम क्वेश्चन का उत्तर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? इसका उत्तर है निरंकुश शासन व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। निरंकुश नाम से ही पता चला होगा, अनियंत्रित सत्ता, अर्थात ऐसी सत्ता जिसमें किसी का कोई नियंत्रण ही ना हो। यानी कि जो सत्ताधारी है, यानी कि जो राजा है, सिर्फ वो अपने अनुसार काम करता है और वो किसी की नहीं सुनता, उसे बोलते हैं अनियंत्रित सत्ता। फ्रांस में राजतंत्र के कारण राजाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप वे निरंकुश शासक के रूप में कार्य करते थे। यानी कि जो राजा थे वो अपने अनुसार काम करते थे, किसी भी जनता के, मनुष्य की बात नहीं सुनते थे। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर बिखरे हुए का अर्थ है कि निरंकुश शासकों का अंत, यानी कि जो निरंकुश शासक थे, जो राजतंत्र था, उसका अंत। क्योंकि अगर जनता के अनुसार काम ही नहीं होगा, राजा काम किसके लिए करता है? अपनी जनता के लिए। यदि जनता संतुष्ट नहीं है, जनता के लिए कार्य ही नहीं हो रहा है और जनता परेशान है, तो वो क्या करेगी? राजतंत्र को समाप्त करेगी। तो यही हुआ, निरंकुशवाद का समाप्त किया गया, राजा के तंत्र को यहाँ पर समाप्त किया गया। राजतंत्र अथवा निरंकुशवाद एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक राजा समस्त अधिकारों को प्राप्त कर जनता का शोषण करते हैं और राजाओं पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जिसके फलस्वरूप वे अपनी सत्ता तथा अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे जनता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जनता ने परेशान होकर इस प्रणाली का विरोध करना प्रारंभ किया। तो फ्रांस में क्या हुआ? जनता ने इस प्रणाली का विरोध किया। जब राजा इस तरह के फैसले ले रहा था जिससे जनता संतुष्ट नहीं थी और जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो जनता ने क्या किया? उसका विरोध किया और इस प्रणाली का अंत किया, इस सत्ता को, राजतंत्र को खत्म किया तथा निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन करने प्रारंभ किए। यानी कि फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए। जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद तथा अथवा राजतंत्र को समाप्त करने का प्रतीक था। जो जमीन पे ध्वस्त बताया गया है अवशेष, उसका अर्थ है कि हमें ये शासन नहीं चाहिए, ये राजतंत्र का अंत है। उन्होंने उसको ध्वस्त करके दिखाया था कि ये राजतंत्र है और जिसको हमने ध्वस्त यानी कि समाप्त कर दिया है। अब इस राजतंत्र का अंत हो चुका है, अब ये राजतंत्र इस देश में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। आपको 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की किस प्रकार की प्रकृति थी उसे लिखना है। तो इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद विभिन्न कारणों से उभरकर सामने आया तथा ये सभी कारण
एक आंदोलन का रूप लेकर जनसत्ता को स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। अर्थात आप ये कह सकते हो कि यूरोप में एक राष्ट्रवाद स्थापित हुआ, और वो जो राष्ट्रवाद था कई कारणों से उभरा था, और वो जो कारण थे वो एक आंदोलन का रूप लेकर चले गए। धीरे धीरे करके जनसत्ता स्थापित होने लगी, और लोग जो थे इस जनसत्ता में शामिल होते चले गए। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण इस प्रकार हैं, जैसे साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक ही विचारधारा, जिसके फलस्वरूप यह एक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये है हमारा उत्तर नंबर 3। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है, फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रेडरिक सारियू एक बहुत ही अच्छे कलाकार हुआ करते थे। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपने विचार चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए थे। आप अगर अपनी बुक का ये चैप्टर ओपन करके देखेंगे तो वहां पे कुछ पिक्चर्स मेंशन की गई हैं। जो पिक्चर्स मेंशन की गई हैं वो फ्रेडरिक सारियू की हैं, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनके बनाए चित्र इस क्रांति में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। यानी कि ये जो क्रांति चल रही थी, फ्रांस की क्रांति, इसमें इनके बनाए हुए जो चित्र थे वो बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। इनके मुख्यतः 4 प्रमुख चित्र प्रसिद्ध हुए, जिनका अर्थ जनतंत्र का अंत तथा राजतंत्र का अंत तथा जनतंत्र को स्थापित करना था। यानी कि इन्होंने ऐसे चित्र बनाए थे, अपने विचारों को प्रकट किया था, जिसके माध्यम से लोगों को यह समझ में आया कि राजतंत्र का अंत होना चाहिए और जनतंत्र को स्थापित करना चाहिए। इन्होंने चित्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्र की कल्पना की थी। इन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों और जनता की भावनाओं को व्यक्त किया था, जिसमें इन्होंने एक गणतंत्र राष्ट्र में राज्यों का गठन दर्शाया था। यानी कि इन्होंने एक आमूर्त कल्पना करने का प्रयास किया था अपने चित्रों के माध्यम से, और जनता को प्रभावित किया था, और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया, जिसे जनता ने समझा, और इनके चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न, जिसके उत्तर आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको ये सभी उत्तर मिल जाएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर से जुड़ जाएंगे, और वहां जाकर आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो सके, और आपको हमारी वीडियोस को यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम पे डिपेंडेंट हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, बेहतर से बेहतर आंसर प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको मदद मिल सके और हमें भी आपकी मदद करके अच्छा लग सके। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।